गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अहेड। आज हमारे साथ एक गेस्ट जुड़े हुए हैं जो कि महात्मा गांधी नेशनल फेलो है, दीपक शर्मा। तो चलिए इनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। तो हेलो दीपक। हेलो हाय। सरस्वती। ओके, तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि ये एक एमजीएनएफ फेलो है। तो चलिए इनसे जानते हैं कि एज एन एक एमजीएनएफ फेलो इनका क्या रोल होता है। हेलो एवरीवन। सो एज एन एमजीएनएफ फेलो अगर आप देखें तो हमारा जो रोल रहता है, हमें एक डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाता है मिनिस्ट्री की तरफ से, जहाँ पे हमें स्किलिंग से रिलेटेड जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके साथ काम करना होता है, और क्या क्या हम स्किलिंग में इनोवेशन ला सकते हैं उसके ऊपर हमें काम करना होता है। ये हम पूरा पूरा डिस्ट्रिक्ट में जितना भी स्किल इनिशिएटिव्स है उस पे पूरा हम वर्क करते हैं। ओके, थैंक यू दीपक। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि इनका रोल क्या है, तो हम नेक्स्ट ये जानना चाहते हैं दीपक आपसे कि एज एन एक एमजीएनएफ फेलो तो आपका डे फ्लो क्या रहता है। एज एन एमजीएनएफ फेलो हमें वेरियस टास्क होते हैं जो हमें कंप्लीट करने होते हैं। हमें टास्क मिनिस्ट्री की तरफ से भी असाइन होते हैं। जो वीकली टास्क हमारे रहते हैं उसमें स्टेक होल्डर्स से मिलना होता है, और उनसे वेरियस हमारे क्वेश्चंस रहते हैं जो हमें उनसे स्किलिंग से रिलेटेड वो इनपुट्स हमें लेने होते हैं। और हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो हम वेरियस मीटिंग्स में जाते हैं और वहाँ पे अपने अपने पॉइंट्स रेज करते हैं स्किलिंग से रिलेटेड। हमारी एक डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी होती है जिसकी भी एवरी 3 मंथ्स में मीटिंग्स होती है, जिसमें स्किलिंग से रिलेटेड जो भी डिस्ट्रिक्ट में वर्क चल रहा है करंट में उसकी प्रोग्रेस डिस्कस की जाती है, और क्या क्या इनोवेशन करके स्किलिंग को इम्प्रूव करके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को मैक्सिमाइज किया जा सकता है, उस पर भी हमारा डिस्कशन होता है। और हम बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी हमारी विजिट्स वगैरह रहती है सेंटर्स पे, स्किलिंग सेंटर्स जो चल रहे हैं अलग अलग स्कीम्स के अंदर, तो हमारा स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन रहता है, और स्किलिंग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन रहता है, और उनके साथ हम काम करते हैं कि कैसे स्किलिंग को इम्प्रूव कर सके सेंटर्स। जी जी, ठीक है। तो फिर मैं आगे ये जानना चाहूंगी कि आपके वर्किंग आवर्स क्या होता है और आपके वर्किंग डेज क्या होते हैं इन अ वीक। हमारे वर्किंग आवर्स जैसे कि जो लोकल जो जैसे मैं राजस्थान स्टेट में वर्क कर रहा हूँ, तो राजस्थान स्टेट में जो ऑफिस वर्किंग आवर्स रहते हैं गवर्नमेंट के, उसके हिसाब से ही हमारे वर्किंग आवर्स रहते हैं। जनरली 9 to 6 हमारा वर्किंग आवर्स रहते हैं। और अगर हॉलीडेज का देखा जाए तो जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो हॉलीडेज रहते हैं वो हमारे रहते हैं। अब जैसे राजस्थान में देखा जाए तो सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट में तो हमारा भी सैटरडे संडे ऑफ होता है। बाकी 5 डे वीक रहता है। जी। और फिर कौन किन किन लोगों के साथ आप काम करते हैं, मतलब स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं। स्टेक होल्डर्स देखा जाए तो जैसे कि एक तो हमारे गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स स्किलिंग की, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो उनके सेंटर्स होते हैं। वो स्टेट गवर्नमेंट के जैसे राजस्थान गवर्नमेंट का होता है RSLDC होता है, तो उसके सेंटर्स चलते हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो वो होते हैं। तो हमारे स्टेक होल्डर्स देखा जाए तो मिनिस्ट्री भी है, मिनिस्ट्री के स्किल सेंटर्स हो गए, राजस्थान गवर्नमेंट के स्किल सेंटर्स हो गए, गवर्नमेंट ITIs हो गए, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हो गए, और जो अलग अलग प्राइवेट पार्टनर्स हैं, प्राइवेट स्किलिंग सेंटर्स हैं, वो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ हमें वर्क करना होता है जी। तो दीपक, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि अभी आपने बोला कि आप अलग अलग लोगों के साथ काम करते हैं। तो ड्यूरिंग दिस वर्क आपको क्या लगता है, आपका ऐसा कौन सा काम है जो आपको मोस्ट इंटरेस्टिंग लगता है करते टाइम, और ऐसा कौन सा काम है जो आपको थोड़े से चैलेंजेस आते हैं। है। जैसे मेरे को लोगों के साथ इंटरेक्शन का बहुत मतलब पसंद है, तो जैसे मेरे को वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग लगती है कि आप फील्ड में वर्क करते हैं और ग्राउंड के जो प्रॉब्लम्स होती है उनको आइडेंटिफाई करते हैं, और जैसे कि हमें IIMS की तरफ से सपोर्ट भी रहता है, तो
हमें सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने पड़ते हैं कि ये प्रॉब्लम है तो इसका क्या सॉल्यूशन हम लेके आ सकते हैं। तो जो बेसिकली सेंटर्स विजिट रहते हैं हमारे, तो हर स्किलिंग में मॉड्यूल्स फिक्स रहते हैं, उसके हिसाब से पढ़ाया जाता है। तो हम विजिट करते हैं तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ गैप्स है और कहाँ उन गैप्स को फिल किया करके, स्टूडेंट से भी हमारा इंटरेक्शन रहता है, तो कहाँ गैप्स को फिल करके हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं स्किलिंग का ओवरऑल सिनेरियो डिस्ट्रिक्ट में, और कैसे स्किल गैप्स को आइडेंटिफाई करके और एक अच्छा बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा सकती है डिस्ट्रिक्ट में। तो ये एक हमारा एक जो इंटरेक्शन वाला पार्ट है वेरियस स्टेक होल्डर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, फील्ड विजिट्स, ये काफी इंटरेस्टिंग लगता है। फील्ड विजिट्स मेरे को काफी पसंद है। और बाकी चैलेंजेस थोड़े से ये रहते हैं कि वो जनरली इनिशियल फेज में जब आप फेलोशिप में आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट में एडजस्ट होने में और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कैसे वर्क करना है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ कैसे वर्क करना है, उनको अपना एक आइडेंटिफिकेशन देने में कि आप कौन है, आप कैसे काम करेंगे, उसमें थोड़ा सा इनिशियली चैलेंजेस फेस होते हैं। और ज्योग्राफिकल चैलेंजेस भी, आप नए डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है अंडरस्टैंडिंग में, तो वो थोड़ा सा रहता है इनिशियल फेज में। बाकी फिर धीरे धीरे सब अच्छा होता है, मतलब हो जाता है। ठीक है। तो जब भी एमजेएनएफ का नाम आता है तब आईआईएम का नाम तो आता ही है। तो राइट। हम सब बहुत ज्यादा उत्सुक है जानने के लिए कि आईआईएम का क्या रोल रहता है इस फेलोशिप में, क्योंकि जो कुछ आपके ट्रेनिंग्स होता है तो उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ये जानना चाहती हूँ। तो आईआईएम हमारा फेलोशिप के ड्यूरेशन में एकेडमिक पार्टनर होता है। आईएम्स के द्वारा ही हमें पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट में एक सर्टिफिकेशन मिलता है जो हमें 2 इयर्स कंप्लीट करने के बाद मिलता है। तो आईएम का रोल होता है कि हमारे एकेडमिक मॉड्यूल्स जो होते हैं वो एवरी 4 मंथ में 15 डेज के लिए आईएम के अंदर एकेडमिक मॉड्यूल्स होते हैं, जहाँ पे हमें पब्लिक पॉलिसी में के बारे में पढ़ाया जाता है। उसमें काफी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, फ्रॉम अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, पब्लिक पॉलिसी फॉर इकोनॉमिक्स, काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें वहाँ पे पढ़ाया जाता है। हमारे एग्जाम्स वगैरह भी होते हैं। फिर 2 ईयर ड्यूरेशन के बाद हमें एक पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट में आईएम के थ्रू ही हमें सर्टिफिकेशन मिलता है। तो आईएम का ये पूरा रोल रहता है। तो हम 15 डेज के लिए जो भी आपको आईएम असाइंड होती है वहाँ पे, जैसे मैं राजस्थान में वर्क कर रहा हूँ तो हम आईएम उदयपुर मेरे पास है, तो हमें आईएम उदयपुर के कैंपस में जाते हैं। हम 15 डेज के लिए वहीं रहते हैं कैंपस में, और हमारा वहीं पे हमारी सारी क्लासेज होती जी दीपक, थैंक यू। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछने जा रही हूँ ना, वो एक्चुअली सबका क्वेश्चन है कि है। अच्छा। आपको मतलब 50,000 हमने एज एन एक एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखा था, बट अभी हम जानना चाहते हैं कि इन हैंड सैलरी आपको कितनी मिलती है। तो 50,000 में हमारा क्या रहता है, 5,000 ट्रेवलिंग अलाउंस होता है। तो जो रेस्ट बचता है 45,000, उसमें टैक्स डिडक्शन के बाद 10% टीडीएस काट के हमारा सैलरी बनता है, और उसमें फिर 5,000 ट्रेवलिंग अलाउंस पूरा ऐड हो जाता है, वो रहता है। और उसके अलावा हमें लैपटॉप अलाउंस भी मिलता है, मोबाइल अलाउंस भी मिलता है। तो वो सब कंसिडरेशन करके 46,500 के अराउंड हमारी सैलरी बन जाती है पर। जी। तो और ये तो रही सैलरी की बात। तो सैलरी के साथ ही बाकी अलाउंसेस जो आपने अभी बोला, उसके साथ और कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, लाइक कि आपका एकोमोडेशन या फिर और बाकी चीजें। नहीं, अकोमोडेशन हमें खुद से ही अरेंज करना होता है डिस्ट्रिक्ट में। बाकी ये सारे बेनिफिट्स हैं, और इसमें भी अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं फर्स्ट ईयर के ड्यूरेशन में, तो नेक्स्ट ईयर आपका मतलब फेलोशिप में स्टाइफंड भी रेज हो जाता है, वो 60,000 तक हो जाता ओके, ठीक है। तो दोस्तों, ये तो ये फेलोशिप की बातें, बेनिफिट्स की बातें, अलाउंसेस की बातें। चलिए अब जानते हैं हम कि जो हमारे आज के गेस्ट है एमजीएनएफ फेलो दीपक शर्मा, उनकी लाइफ जर्नी क्या है, उनके बारे में जानते हैं। उन्होंने ये फेलोशिप क्यों ज्वाइन की, क्या पर्पस था, और बाकी सारी चीजें। तो दीपक, बताइए हमें। तो मैंने अपनी इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ मैं। और मैंने अपनी इंजीनियरिंग गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज उदयपुर से की। उसके बाद में मेरा कॉलेज प्लेसमेंट्स हो गया था फाइनल ईयर में,
और मैंने वेदांता लिमिटेड में एज एन असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन किया था। तो मैं वहाँ पे पावर प्लांट में वर्क करता था, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस एक्टिविटीज जो भी होती थी मैं वही देखता था वहाँ पे। उसके बाद में ही मुझे थ्रू न्यूज़पेपर महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप के बारे में नॉलेज मिली। और मैंने जब इसका वर्क प्रोफाइल देखा कि आप आईएम के साथ लिंक होंगे, आप मिनिस्ट्री के साथ लिंक होंगे और एक स्किलिंग में काम करेंगे। और जैसे कि इंडिया अभी जैसे कि हमारे पीएम का भी विजन है कि बाई 2030 इंडिया को एक स्किलिंग हब बनाना है। तो नॉट ओनली जो हमारे यंग जनरेशन है वो इंडिया में वर्क करेंगे, बल्कि मिनिस्ट्री ने एमओयू वगैरह कर रखे हैं सऊदी कंट्रीज के साथ और जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज के साथ भी। तो हमारा एक स्किलिंग हब बनाना चाहते हैं ताकि जो लेबर है वो यहाँ से बाहर भी जाए। तो उसके एक विजन को लेके ये पूरा प्रोग्राम बनाया गया है। तो आप मतलब हमारा सिलेक्शन होता है, पूरा क्राइटेरिया होता है उसका। तो उसके थ्रू हम जाते हैं, तो ग्राउंड लेवल पे हमें पूरा वर्क करना होता है और प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशंस हमें लाने होते हैं। मेनली वही हमारा वर्क होता है। तो कैसे आप स्किलिंग को इम्प्रूव करेंगे, तो वो सब। जी दीपक, और ये भी बताइए कि आपने क्यों, मतलब क्या पर्पस था आपका ये फेलोशिप ज्वाइन करने का? तो जैसे कि थोड़ा सा ये सबके साथ ही होता है कि आफ्टर 10th अगर आपके अच्छे मार्क्स रहते हैं तो आपको साइंस लेना है या फिर बायोलॉजी लेना है। तो मेरा थोड़ा मन था कि मैं आर्ट्स में जाऊं, लेकिन फैमिली की तरफ से थोड़ा साइंस को कंसिडरेशन लिया जाता है, तो साइंस ऑप्ट करके फिर उसके बाद 12th के बाद मैंने इंजीनियरिंग में ऑप्ट किया। लेकिन मेरा ऑलवेज मन था कि साइंस नहीं, सोशल सेक्टर में जाना है। और सोशल साइंस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स मेरे को काफी पसंद है। तो मेरे को जब इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता लगा कि आप सोशल सेक्टर है एक, ये एक तरह से, और आप पूरा वर्क करेंगे, गवर्नमेंट के साथ पूरा वर्क करेंगे, और तो मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा। ग्राउंड पे वर्क करेंगे, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफिकेशन, लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट, तो काफी इंटरेस्टिंग सा लगा मुझे। तो मैंने ये ज्वाइन किया इसी वजह से। और अभी जैसे कि अभी तो जो यंग जनरेशन है उनके लिए तो काफी बेनिफिट्स है। हमारे टाइम पे तो थोड़ा था कि अगर आपको इंजीनियरिंग पढ़ना है तो आप सोशल साइंस नहीं पढ़ सकते, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो काफी इम्प्रूवमेंट है, आप इंजीनियरिंग के साथ सोशल साइंसेस भी पढ़ सकते हैं काफी कुछ। तो ये काफी, और हम एजुकेशन पॉलिसी में भी हमें वर्क करना होता है। जो वहाँ के स्कूल्स होते हैं वहाँ पे भी वोकेशनल ट्रेनिंग्स चलती है, तो वहाँ पे भी हम वर्क करते हैं। तो ओवरऑल ये अच्छा है। चलिए, आपकी बातों से तो लग रहा है आप बहुत एंजॉय कर रहे हो इस फेलोशिप के जरिए हो इसके वर्क को। अच्छी बात है। अभी एंजॉय के साथ साथ मैं ये जानना चाहती हूँ, एंजॉय तो आप कर रहे हैं बट क्या आपकी क्या क्या लर्निंग्स हो रही है? मतलब क्या कुछ चेंजेस आप खुद में देख पा रहे हो, कुछ पॉजिटिव चेंजेस बता सकते हैं हम लोगों को? लाइक अगर आप जैसे मेरा मैक्सिमम टाइम मैंने सिटी में ही स्पेंड किया है, जो भी वेल डेवलप्ड सिटी जयपुर में से बिलोंग करता हूँ। लेकिन आप जैसलमेर जैसी सिटी में जाते हैं जहाँ पे थोड़ा सा मतलब एजुकेशन लेवल भी वही वो नहीं है और डेवलपमेंट भी वैसा नहीं है जैसा जयपुर में है। तो वहाँ पे आपको काफी कुछ रियलिटीज के बारे में पता लगता है कि काफी कहाँ पे हमारी कंट्री लैग कर रही है और कहाँ कहाँ पे, जैसलमेर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में भी आता है, तो कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वो सब आपको देखने को मिलता है। आप पूरा इंटरेक्शन जो आपका रहता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेके एक नॉर्मल जो लेबर वर्क कर रहा है डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनके साथ रहता है। एसएसजी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, उनके साथ भी आपका इंटरेक्शन रहता है, वहाँ की वुमेन्स के साथ इंटरेक्शन रहता है। तो जो ओवरऑल आपकी लर्निंग होती है वो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक डिस्ट्रिक्ट में जो भी वर्क हो रहे हैं, नॉट ओनली स्किलिंग, आप वेरियस मीटिंग्स जब अटेंड करते हैं तो वहाँ पे हर तरह के सेक्टर डिस्कस किए जाते हैं, हेल्थ, इंफ्रा, फाइनेंस। तो उससे भी आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है कि कैसे एक एडमिनिस्ट्रेशन में वर्क होता है। तो वो लर्निंग जो होती है वो काफी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में होती है, तो काफी कुछ सीखने को मिलता है फेलोशिप के दौरान। जी ठीक है।
तो अभी नेक्स्ट हम चलते हैं और थोड़ा सा जानते हैं आपको कि आप बता सकते हैं कि आपका ड्रीम क्या है। अभी मैंने सच कुछ डिसाइड तो नहीं किया है, लेकिन मैं जैसे कि मैं देखूँ तो मेरे को गवर्नमेंट कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स में मेरा एक मन है कि गवर्नमेंट के साथ वर्क करें। गवर्नमेंट कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स आजकल बहुत है, या फिर किसी कंसल्टिंग फर्म्स के साथ एसोसिएट हो जाए, या फिर एक मन मेरा ये भी है कि थोड़ा पीएचडी करें, रिसर्च वगैरह में जाएं और थोड़ा इसको और रिसर्च करके और अच्छा ग्राउंड लेवल पे वर्क करें। तो ये सब है, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है क्या करना है, बट हाँ ये है कि ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग ले रखी है कि क्या करना है। जी ठीक है। तो अभी तक मतलब आप फेलोशिप कर रहे हैं, तो आप क्या ये बता पाएंगे कि कौन से लोगों ने इस फेलोशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए, मोस्ट सुटेबल पर्सन कौन हो सकते हैं इसके लिए। तो इसमें जो कैंडिडेट्स अप्लाई करें वो शुड बी मोटिवेटेड टू वर्क ऑन ग्राउंड, और उनको फील्ड ट्रिप्स में ऐसे होना चाहिए कि फील्ड ट्रिप्स काफ़ी रहती हैं तो उसमें एंजॉय करें, और प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके उन पर सॉल्यूशन निकालने वाले सोशल सेक्टर से कोई अगर अपने आप को सोशल सेक्टर में देखना चाहता है, कंट्री डेवलपमेंट वर्क को वो इम्प्रूव करके कंट्री के डेवलपमेंट में अगर वो अपना इनपुट देना चाहता है, ऐसे गवर्नमेंट कंसल्टिंग प्रोजेक्ट से कोई जुड़ना चाहता है तो वो इस फेलोशिप में ज्वाइन कर सकता है, या फिर कोई रिसर्च में इंटरेस्टेड है, पब्लिक पॉलिसी में इंटरेस्टेड है, तो वो कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते जी। एंड लास्टली मैं ये कहना चाहूँगी कि जो फ्यूचर एप्लीकेंट्स है, जो आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे, कुछ टिप्स भी हो तो वो भी चलेगी। हैं। फ्यूचर एप्लीकेंट्स के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि फेलोशिप में इज ऑल अबाउट लर्निंग। मतलब हमें ये भी आप जब वर्क करते हैं ग्राउंड पे तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो फेलोशिप के दौरान अगर आप अपना 50% 60% जो वर्क कर रहे हैं उसमें इम्प्लीमेंट करके कुछ आउटपुट ला पा रहे हैं, देन इट्स ऑल्सो फाइन। आप अपनी तरफ से 100% दीजिए, लेकिन जितना भी आप इनपुट ले पा रहे हैं और जितनी भी आप लर्निंग ले पा रहे हैं, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो बी मोटिवेटेड टू वर्क ऑन ग्राउंड, और do your all efforts and you will see some changes and you will feel happy after that. ओके, थैंक यू दीपक। तो मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि जैसे कि हमने सारे क्वेश्चन तो कवर कर लिए हैं, बट मैं चाहती हूँ कि और एक क्वेश्चन मैं आपकी तरफ से दीपक को पूछूं कि दीपक, आपने प्रिपरेशन कैसी की थी आपकी इस फेलोशिप के लिए, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो हमने जान ली, बट Right. आपके क्या क्या रिसोर्सेज थे, आपने कौन से रिसोर्सेज यूज किए थे, वो थोड़ा सा रह गया शायद, तो क्या आप बता सकते हैं। तो जो इसका सबसे पहले इसमें दो फेज होते हैं। फर्स्ट तो एक एग्जाम होता है और सेकंड इंटरव्यू फेज होता है। तो एग्जाम इसका कैट के जैसा ही होता है, जैसे कि हम मैनेजमेंट पढ़ने के लिए कैट देते हैं, तो कैट के तरह ही इसमें इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, थोड़ा जीके का पार्ट भी आ जाता है। तो मैंने कैट की प्रिपरेशन थोड़ी बहुत की थी, तो उससे आपका जो फर्स्ट पेपर है, रिटन पेपर, वो हो जाता है क्लियर। इंटरव्यू फेज के लिए मैं सर्च कर रहा था कि कहाँ से इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो मुझे फिर स्टेप हेड चैनल का आइडिया मिला। मैं टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक हुआ। उसके बाद उसके बाद में स्टेप हेड की तरफ से मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट कराए गए थे, तो मैंने भी उसमें अप्लाई किया था। शायद विनय सर ने ही मेरा मॉक इंटरव्यू लिया था, तो वहाँ से काफ़ी हेल्प मिली। वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए थे, तो आपस में डिस्कशन होता था, स्कीम्स के बारे में डिस्कशंस होते थे, स्कीम्स के बारे में इनपुट्स मिलते थे, तो वो सब रीडअप किया, तो वहाँ से काफ़ी नॉलेज मिली कि, और वही सब चीज़ें आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है, स्किलिंग से रिलेटेड जो भी होता है। तो वहाँ से काफ़ी इनपुट मिला, और फिर इंटरव्यू फेज होता है, वो क्लियर होने के बाद फिर आप फेलोशिप ज्वाइन करते हैं। तो ये जी शुक्रिया। तो फिर मैं आप सभी से कुछ बातें करना चाहती हूँ गाइस। हेलो,
ये है कि अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है, बट अगर इसके बाद भी किसी के मन में कोई क्वेश्चन है इस फेलोशिप के रिगार्डिंग या फिर दीपक के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके पोस्ट कर सकते हैं। और उसके साथ ही यहाँ पे इस चैनल पे बहुत सारे अलग अलग फेलोशिप के बारे में वीडियोस पोस्ट किए जाते हैं, हमारे अलग अलग ग्रुप्स में गाइडेंस दी जाती है, और हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम भी अभी रनिंग है। तो आप चाहते हो अगर कोई आपको सपोर्ट चाहिए फेलोशिप के लिए या फिर आगे किसी करियर गाइडेंस चाहिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप एंड व्हाट्सएप ग्रुप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और उसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा। थैंक यू सो मच दीपक इस शो में थैंक यू ज्वाइन करने सरस्वती। के लिए। थैंक यू। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये फर्स्ट एपिसोड था इस शो का कि फेलोशिप की कहानी फेलो की जुबानी। तो नेक्स्ट संडे आपको और आपके सामने और कोई न्यू गेस्ट होंगे और नए फेलोशिप से होंगे। तो अगर आप सजेस्ट करना चाहते हो किसी को या फिर आपके दोस्त को या फिर खुद ही आप आना चाहते हो इस शो में, तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे हमें मैसेज डाल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू थैंक सरस्वती। थैंक यू।